मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो क्या होता है कि अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो अभिक्रिया का वेग है वह अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। समान परिस्थितियों से भिन्न अभिक्रियाओं के वेग प्रायः भिन्न भिन्न होते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। इसमें पहला आपका है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कहने का मतलब है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो होता क्या है कि वेग स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है, और ताप बढ़ाने पर जब वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है तो जो है क्या होता है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। सेकंड, अब देखिए सेकंड नंबर हमारा है सांद्रण का प्रभाव। सांद्रण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन तो कहने का मतलब है कि जो है द्रव्यानुपाती नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो कहने का मतलब है, लिख सकते हैं कि सांद्रण बढ़ाने पर ये किसके कारण है, द्रव्यानुपाती नियम के अकॉर्डिंग सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। थर्ड चीज क्या है, दाब का प्रभाव। थर्ड आपका है दाब का प्रभाव। अब देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर दाब बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होता है, हमारा कम हो जाता है। जब आयतन कम हो जाएगा, ठीक है, दाब बढ़ाने पर क्या होता है, हमारा आयतन कम होता है, और आयतन कम होने की वजह से क्या होगा, सांद्रण उससे क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब सांद्रता बढ़ जाती है तो वेग भी बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि दाब से क्या होता है, दाब बढ़ाने से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ जाता है। क्यों वेग बढ़ जाता है, क्योंकि जो है आयतन कम होता है। आयतन कम होने से मूल सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि होता क्या है, v इस कारण से क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर आपका है भौतिक अवस्था का प्रभाव। आता है भौतिक अवस्था का प्रभाव। भौतिक अवस्था का प्रभाव, तो होता क्या है, भौतिक अवस्था निर्भर करती है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो जिन पदार्थों का वेग क्या होता है, वेग जो है चूर्ण अवस्था से, जो पदार्थों का वेग है वह अगर चूर्ण अवस्था में पदार्थ है तो इसका वेग क्या होगा, ठोस अवस्था से ज़्यादा होता है। ठोस अवस्था से क्या होता है, इसका वेग ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है कि अगर हम देखें, अगर लकड़ी का चूल्हा जलाएं, देखते हैं कि लकड़ी के चूल्हे की जो जलने की गति होती है, लकड़ी का जो मुरादा होता है, वो जलने की जो उसकी गति है वह क्या होती है, वह ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है ठोस अगर जलाएंगे तो धीरे धीरे जलेगा, और चूल्हा जलाएंगे तो क्या होगा, तेजी से जलेगा। फिर आपका लास्ट है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट कहने का मतलब है कि जो कैटालिस्ट का प्रभाव क्या होता है, उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है उत्प्रेरक के प्रभाव के कारण क्या, अभिक्रिया का वेग बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वेग क्या होता है, वेग बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कहने का मतलब है कि अगर हमारा पॉजिटिव कैटालिस्ट है
वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, और अगर निगेटिव कैटालिस्ट है तो अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, घटा देगा। अब देखते हैं वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। मतलब क्या है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये है आपका जो है वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। तो होता क्या है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर में, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर में जो हमारा क्या होता है, भिन्न दो अंतर में दो भिन्न तापों पर दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांक के अनुपात को वेग स्थिरांक के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। और इसका जो है अधिकांश अपक्रियाओं के लिए जो ताप गुणांक का मान क्या होता है, लगभग जो है 2 या 3 होता है, 2 या 3 होता है। ये सभी सब प्रक्रियाओं में होता है। अगर देखें तो एग्जाम्पल पे क्या होगा, अगर हम देखें हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका अगर तापीय बढ़न किया जाए तो क्या बनता है, H2 बनता है प्लस I2 बनता है। ये इसका तापीय बढ़न है। और इसके लिए हम देखें ताप गुणांक का मान देखें तो ताप गुणांक का मान क्या होता है, ताप गुणांक का मान जो इसके लिए होता है वह होता है 1.8। सिलेक्शन के लिए ताप मान क्या होता है 1.8। अगर जनरली पूछा था कि अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान क्या होगा तो 2 या 3 के मध्य होता है। अब अगला हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता। देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो होता क्या है, अभिक्रिया क्या होता है, किसी भी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे कि और कहा गया कि जो आणविकता ने कहा कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो भी आपके होंगे, आप जो है अभिकारकों के संख्या जो भी होगी वही अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। तो आणविकता क्या होती है, निम्न प्रकार से होती है। पहला देखिए कि जिन अभिक्रिया की आणविकता क्या हो, आणविकता 1 हो, अभिक्रिया की आणविकता 1 हो, उसे मोनोमॉलिक्युलरिटी या उसे एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रिया की आणविकता 1 हो उसे एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे हमारा क्या है, देखिए हमारा है N2O5 देते हैं, टूटेगा तो क्या देखिए बनेगा 2NO2 बनेगा प्लस हाफ O2 बनेगा। देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितने अभिक्रिया अणु भाग ले रहे हैं, 1 अणु भाग ले रहा है। 1 अणु
अणु भाग ले रहा है तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अपक्रिया कैसे कहलाएगी आपकी, जो है एकाणु अपक्रिया कहलाएगी। सेकेंड, वे अपक्रिया जिनकी आणविकता 2 हो, जैसे इस अपक्रिया में क्या देखिए, इसे हम देखिए 2HI देखी है तो क्या बनता है H2 + I2। देख सकते हैं कि इस अपक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो इसकी कौन सी अपक्रिया होगी इसकी, इसे हम लोग कहते हैं द्विअणु अपक्रिया कहते हैं। द्विअणु क्या, बाइमॉलिक्युलरिटी, बाइमॉलिक्युलरिटी। कहने का मतलब है कि जिसकी आणविकता क्या हो, 2। देख सकते हैं 2 अणु का इसकी क्या हो गई, 2 हो गई। इसी प्रकार क्या होता है कि जिसकी आणविकता 3 हो उसे त्रिअणु अपक्रिया कहते हैं। इसे देखिए 2NO + O2 तो क्या बन जाएगा, 2 आपको क्या बन जाएगा ये आपका 2NO2 बन जाएगा, 2NO2 बन जाएगा। देखिए तो देखिए क्या होगा, देखिए अब देखिए इसकी आणविकता क्या होगी, देखिए और इसकी हम मॉलिक्युलरिटी निकालेंगे। मॉलिक्युलरिटी इसमें क्या आएगा, 2 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, कितने भाई 3 हो गए। तो ये कैसे क्रिया हो गई, ये हमारे लिए त्रिअणु अपक्रिया हो गई, त्रिअणु की, या इसको कह सकते हैं ट्राइमॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी। इस प्रकार से क्या होता है कि हम आणविकता को डिफाइन कर लेते हैं कि आणविकता हमारी जो है किस प्रकार से जो है, अगर एक अणु भाग ले रहा है तो एकाणु, द्विअणु भाग ले रहा है द्विअणु, अगर 3 ले रहे हैं तो त्रिअणु अपक्रिया कहलाती है। इसी में हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम अगला पढ़ेंगे अपक्रिया की कोटि। होता क्या है, किसी भी अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या जो अपक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। कह सकते हैं अणुओं की वह संख्या, दे सकते हैं कि अणुओं की कौन से अणु होंगे, अभिकारक अणु होंगे। अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो अपक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। अपक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, उसे अपक्रिया की कोटि कहते हैं। या कह सकते हैं कि किसी भी अपक्रिया के वेग समीकरण में या किसी भी अपक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातों का योग अपक्रिया की कोटि कहलाती है। इस जितने भी सांद्रता पद भाग ले रहे हैं उनकी संख्या क्या होगी, अगर संख्या देख लेंगे जो भी उसका योग होगा वही क्या होगी, अपक्रिया की कोटि कहलाएगी। अब देखते हैं कि देखिए माना अपक्रिया क्या है, निम्न है। माना अपक्रिया निम्न है। निम्न के पे देखिए क्या बेटा, अगर मान लें देखिए ए है, ए हो गया, प्लस बी है, डी हो गया, क्या हो गया, सी है, सी हो गया, प्लस डी है, डी हो गई। ये कह सकते हैं ये अपक्रिया देखिए हो गया, ठीक है। तो हमने कहा कि अब देखिए सांद्रता क्या देखे, अगर हम देखें ए की मान लिया, माना ए की सांद्रता की घात क्या हो गई, मान लो ए हो गई, सॉरी एम हो गई, और बी की सांद्रता घात क्या हो गई, एन मान लिया,
v के सापेक्ष कोटि क्या होगी, इस अभिकारक की n होगी, ये भी कह सकते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, देखिए तो अभिक्रिया की कोटि आपकी हो जाएगी m प्लस n हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कल देखो ये वाला क्या मान लो क्या है, देखो 2N2O5, ये देखिए हो गया, तो क्या हो गया 4NO2 हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा। ये देखिए कोई अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है बच्चों, ये कोई अभिक्रिया दे रखी है, इसकी आपको कोटि ज्ञात कर सांतक ज्ञात करनी। तो देखिए हमने कहा कि जो हमारी कोटि है यह क्या होती है, प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है। तो प्रयोग द्वारा ज्ञात किया गया है कि जब ये अभिक्रिया है तो जो अभिक्रिया की सांतक की घात जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेंगे, तो कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की दर कहने का मतलब है dx/dt, dx/dt। क्या देखिए प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा, प्रोपोर्शनली जाएगा N2O5, यानी एक अणु पर निर्भर करेगी, लिख सकते हैं dx/dt बराबर k हो जाएगा और N2O5 की घात क्या हो गई, 1 हो जाएगी। तो यहाँ भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे सत्य यहाँ भी नोशन चाहे तो लिख सकते हैं कि dx/dt यानी कि दर हो जाता है, इसे दर कहते हैं, दर बराबर हो जाएगा k की घात m b की घात n हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये चीज लिख लीजिए कि कोटि क्या रहेगी, m प्लस n हो जाएगी। इसलिए देखिए यहाँ पर देखिए क्या घात 1 आ रही है, तो कोटि क्या हो गई, तो अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। अब आणविकता बात करें तो आणविकता कितनी जाएगी, देखिए आणविकता, अब यहाँ देखिए कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु भाग, तो आणविकता क्या हो गई, 2 हो गई। इस प्रकार से हम जो है कोटि और अभिक्रिया को जो है जान जाते हैं। अब आगे बताएंगे लेक्चर पे इसमें अंतर क्या है, एन के बारे में। थैंक यू।